नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर है। चंद इश्यूज़ हैं, अपने मेहमानों से डिस्कस करेंगे। बड़ा अहम इशू है और वो ये है कि इस दफ़ा बलूचिस्तान में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसका टर्नओवर बहुत ज़बरदस्त रहा है, मिसाली टर्नओवर रहा है। कोई कहता है 35% है, कोई 41% है। और आवाम का जोश खरूश, इसके बावजूद कि वहाँ बहुत गर्मी थी, बलूचिस्तान सूबे में आवाम का इलेक्शन में, और वो भी बल्दियाती इलेक्शन में, इस तरीके से हिस्सा लेना जो है वो काबिल तहसीन है। और इसमें यकीनन जो पार्टी पोजीशन है हम उसको भी सामने लाएंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है हमारे सामने है वो ये है कि शीरी मज़ारी साहिबा ने फिर एक ख़त लिख दिया है अक़वाम मुत्तहिदा को। अब लोगों का ये ख्याल है, बहुत अहम तरीन लोगों का, कि मुल्क के अंदर ऐसे इदारे मौजूद हैं जहाँ इंसाफ लिए जाते हैं, तो फिर ये शीरी मज़ारी का बार बार अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखना, ये अक़वाम मुत्तहिदा को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत है। क्या ये बात सही है? तीसरा पॉइंट ये है कि जी सदर की इम्पीचमेंट के हालात पैदा हो गए हैं। वो इसलिए कि जो अरकान असम्बली थे PTI के, वो जो इस्तीफ़े का मामला है उस पर स्पीकर ने तस्दीक के बाद उनके इस्तीफ़े मंजूर करने की हिदायत कर दी है। और इस हवाले से सुना ये जा रहा है कि कोई 123 में से तकरीबन कोई 40 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर हो रहे हैं। तो गोया क्या 83 अरकान जो हैं वो दोबारा असम्बली का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ये भी बात करेंगे। और ये जो एक इम्पॉर्टेंट मामला है वो ये है कि जी PTI जो इसका जमहूरी हक़ है लॉन्ग मार्च, आखिर वो क्यों लॉन्ग मार्च के लिए सुप्रीम कोर्ट का तहफ़्फ़ुज़ चाह रही है? और क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो लॉन्ग मार्च में तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे? हालांकि ये मामला सियासी जमात का और इंतज़ामिया का होता है उस शहर के जहां वो जलसे या जुलूस कर रहे होते हैं। इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट है, आइए, मेरे गेस्ट हैं जनाब शेख वक़ास अकरम साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ख़ान, सीनियर रहनुमा JUIFA। आपका ये बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। हमारे साथ तीसरे गेस्ट हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो क्या तीनों गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया हमें? तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ शेख वक़ास साहब की तरफ। शेख वक़ास साहब, मैं इस इशू पे ज़रा पहले आ जाता हूँ कि ये जो PTI के लिए मुश्किल नहीं हो गया है कि ये जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था उस इस्तीफ़े पे अब स्पीकर या हुकूमत उनको एक्सेप्ट करने जा रही है रिजिग्नेशन को, और सुना है कि वो 40 के करीब अरकान को वो एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर ये 40 पे ज़िमनी इंतखाब होगा, तो क्या इस ज़िमनी इंतखाब में PTI इंतखाब में हिस्सा लेगी? अगर लेगी तो फिर वही वाली बात है कि वो से इस पार्लियामेंट में आना पड़ेगा, और अगर नहीं लेती है तो फिर तो PDM की मुख्तलिफ जमातें जीत कर पार्लियामेंट में आती हैं, तो फिर तो पार्लियामेंट में PDM की ताकत बढ़ जाएगी, 2/3 हो जाएगी, और इस तरीके से वो बहुत सारे कानूनी मसाइल को हल कर सकते हैं 2/3 से। क्या कहेंगे सर आप? देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि इस्तीफे देने का मकसद तो यही था उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हुकूमत पे और स्टेट के इदारों पे एक प्रेशर डेवलप किया जाए कि जो कुछ किया वो जो है इनकी नज़र में वो मुनासिब नहीं है। और ये एक प्रेशर टैक्टिक था, और एक बहुत बड़ा प्रेशर टैक्टिक है कि एक पूरी असम्बली में 123 सीटों पे अगर इलेक्शन हो जाए और साल बाद जनरल इलेक्शन हो तो हुकूमत वक्त के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। मगर इन्होंने उन इस्तीफों पे जोर देने की बजाय उससे पहले जुलूसों पे और जलसों पे 33 जलसे कर दिए पूरे पाकिस्तान में, और उसके बाद लॉन्ग मार्च का टाइम दे दिया। और लॉन्ग मार्च जो है उसके उस तरीके से मतलूबा नताइज ना आ सके जिस तरीके से खान साहब चाहते थे। अब क्योंकि जिस वक्त मतलूबा नताइज नहीं आए तो ऑब्वियसली फिर उस वक्त वर्कर भी थोड़ा सा मायूस होता है, FIRs हो गई बहुत सारी,
बहुत सी जगहों के अपने ओरिजिनल स्टांस जो थे उससे वापस जाना पड़ा, फिर KPK में बैठना पड़ा, फिर वो वजारत उज़्मा अपने पास नहीं है। तो ऑब्वियसली अब अचानक जो काम इनको पहले करना चाहिए था, अगर हुकूमत जो है वो 40 इलेक्शन करा देती और बाकी नहीं कराती तो PTI के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। देखें, ये दो धारी तलवार की तरह का हिसाब किताब है। अगर 40 इलेक्शन होते हैं और PTI उन इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेती है और वो सीटें वापस निकाल जाती है, तो फिर आप ये ज़रूर समझें कि अगले इलेक्शन में PTI के लिए बहुत सारी आसानी हो जाएगी। इस बात को आप छोड़ दें कि वो उन्हें इन्हीं असम्बलियों से इस्तीफा दिया तो इन्हीं में वापस आ गए। नंबर एक, मैं ये समझता हूँ कि जब भी PTI बहैसियत पार्टी तो फैसला कर सकती है कि आप ना लें, मगर मुकामी तौर पे जो MLAs MPs होते हैं, जब वो एक इलेक्शन छोड़ते हैं और उन्हीं का वोटर उस इलेक्शन में किसी और को वोट दे जाता है, तो फिर वोटर को वापस लाना मुश्किल हो जाता है मुकामी तौर पे, क्योंकि ज्यादातर PTI के साथ इलेक्टेबल्स हैं। इलेक्टेबल्स के लिए इलेक्शन को छोड़ देना ये बहुत ही खतरनाक होता है मुकामी तौर पे। तो इलेक्शन छोड़ा भी नहीं जा सकता। अगर लड़ा जाए तो हुकूमत वक्त के लिए 40 इलेक्शन मैनेज करना आसान है। जो हुकूमत लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए सब कुछ कर सकती है, वो इलेक्शन जीतने के लिए भी सब कुछ कर सकती है। तो चीजें जो है ना वो थोड़ी सी मुबहिम हो गई है, मुश्किलात ज्यादा हो गई हैं। लेकिन सर शेख वक़ास साहब, मैं यहाँ एक सवाल रखूंगा। मैं एक सवाल रखूंगा, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट भी है कि अगर हम वापस इस असम्बली में जो कि इस्तीफ़ा दे चुके हैं जाते हैं, तो हमारा जो आवाम से जो जिस बुनियाद पर हमने इस असम्बली को, इम्पोर्टेड हुकूमत को, इम्पोर्टेड असम्बली को कहकर हमने रिज़ाइन दिया था, वो सारा मेन स्लोगन हमारा गिर जाएगा। एक तो ये कि उसके बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि हम रुजू नहीं करेंगे। लेकिन सर ये भी सुनने में आया है कि इनके बहुत से अराकीन ने स्पीकर से रब्ता किया है। तो क्या 40 अराकीन का इस्तीफ़ा, जिनमें से चंद वो हैं जिन्होंने फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि हमने इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसमें इमरान खान, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और शीरी मज़ारी वगैरह हैं, तो क्या वो 83 अराकीन जिनके बारे में सुना है कि वो रुजू कर रहे हैं, अगर वो रुजू करते हैं और वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, तो PTI के अंदर क्या सूरत हाल होगी फिर इमरान खान की? देखिए जी, PTI के लिए तो ऑब्वियसली मुश्किलात पैदा होंगी, मगर आप अपने जहन में रखिएगा जो हशर हलकों में ऑलरेडी मुनहरफीन का हुआ है, जो सिर्फ PTI ने नहीं किया बल्कि PTI के वोटर्स ने किया है, लोटे टांग दी उनके घरों के आगे, 100 बदतमीजियां हुई। और जिस रिएक्शन की वजह से बहुत से लोग जो PTI को छोड़ के जाना चाहते थे उस डर से नहीं गए। अगर कोई इस्तीफे से भागता है तो आप ये न समझे कि नून लीग इस बात पे खुश ना हो कि वो नून लीग की कोई फतह हो जाएगी। जो लोग इस्तीफों से भाग जाएंगे, मेरी जाती राय में, जो मैं चंद जिले पंजाब में देख चुका हूँ, उन लोगों के लिए अपने हलकों में निकलना और उन लोगों के लिए अपने हलकों में अगला इलेक्शन किसी और पार्टी से लड़ना एक मुश्किल मरहला बन जाएगा। देखें, वोटर का खामोश हो जाना, वोटर का न्यूट्रलाइज हो जाना फॉर टाइम बीइंग, वोटर का खत्म होना नहीं होता है। पिछले 3 साल तक नून लीग का वोटर बोलता रहा, मगर जिस वक्त 27 मार्च के जलसे के बाद चीजें पलट गई, उस वक्त से लेके आज तक नून लीग का वोटर खामोश हो गया और उसके बाद PTI का वोटर बोलने लग गया। इसका ये मतलब नहीं है कि खामोश खत्म हो गया। इसका ये मतलब है कि वक्ती तौर पे वो लोग, हाँ, आज अगर हुकूमत नून लीग ये इस तरह की मैनेजमेंट करते हैं जो कि होती है सियासी पार्टियों में और मुल्कों में, ऐसे ही होता है, अगर वो कर लेते हैं तो वक्ती तौर पे तो उनका गेन हो सकता है। अगर जो लोग अपने इस्तीफे से भाग जाएंगे, अवाम जो है वो उनका हशर नशर करेगी। ये जो नए बच्चे हैं ना, ये इनको माफी शाफी नहीं देंगे, बेइज्जत और जलील होंगे जगह जगह पे। और उस डर से, हाँ, ये मैं बिल्कुल बाकायदा, क्योंकि मैंने 1-2 बंदों का हशर देखा है जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और वो जलील हुए। और फिर PTI का कल्चर ऐसा है, आप बेहतर समझते हैं, ये फिर खान वहां पे जलसों में चल जाएंगे और वहां पे काम लेंगे तो जलील होंगे। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल में ये मर्द बने। ठीक है, मैं आता हूँ जनाब। ठीक है, मेरे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, जरा मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ। सदाकत साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आ रही है आवाज। सदाकत अली अब्बासी साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब, बोले, आप सवाल करें। अच्छा सदाकत साहब, मैं एक्चुअली डिस्कस कर रहा हूँ, 3-4 पॉइंट्स है, आप थोड़ा सा देर से आए हैं। पहले ही पॉइंट्स मैंने उठाया है
ये जो असम्बलियों से इस्तीफ़े का मसला, आपके 123 अरकान ने इस्तीफ़ा दिया है, इमरान खान कह रहे हैं कि हम स्पीकर के सामने नहीं जाएंगे। अच्छा, हुकूमत की तरफ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 40 इस्तीफ़े कबूल किए जाएंगे और बाकी लोग जो हैं उन्होंने स्पीकर से रुजू किया है कि वो दोबारा असम्बली में बैठना चाहते हैं। आपकी फ़ाइनल पॉलिसी क्या है सर? क्या वाकई ये 83 अरकान जो जिनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हो रहा है, इनमें से वो दोबारा बैठना चाह रहे हैं और आप लोग इस्तीफ़ा जो है वो अब वापस असम्बली में नहीं आएंगे? और अगर असम्बली में नहीं आएंगे और वो 40 अफराद को जिनको हुकूमत डी-सीट कर रही है इलेक्शन करा दिया जाता है फौरी, तो क्या आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या उसमें भी हिस्सा नहीं लेंगे? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, और जो दोनों मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई हैं इनको अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त 3 सियासी लोग बैठे हैं और चौथे आप मीडिया के हैं। तो सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा कि सारे मिलके राना सनाउल्लाह ने जो कुछ किया पिछले इस मार्च में उसको कंडेम कर दें। मुझे उम्मीद है कि मुफ्ती साहब भी बड़े सियासी बंदे हैं, वो भी कंडेम करेंगे, क्योंकि जब मुफ्ती साहब हमारे धरने में आए थे, धरना लेके इस्लामाबाद में, बारिश हो गई थी, तो हमने कोशिश की थी कि इनके जो मुजाहिरीन हैं उन तक कुछ कंबल पहुँचाए जाएँ, कुछ छतरियाँ पहुँचाई जाएँ। तो जो कुछ हमारे साथ हुआ, हमारी ख़वातीन के साथ, मर्दों के साथ, चादर चारदीवारी का तकद्दुस राना सनाउल्लाह ने अपनी बदमाशी से जो आइन और कानून के बरखिलाफ किया, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि दोनों मेरे भाई अपनी बारी पे इसकी मजम्मत करेंगे। अब आपके सवाल का हिस्सा कि देखिए, हमने इस्तीफे ऐसे ही नहीं दिए डॉक्टर साहब। मैंने 1,37,250 वोट लिए। जाहिर है मुझे कोई तकलीफ पहुंची है, कोई मेरे ठेस पहुंची है, तो मैंने इस्तीफा दिया है। और जाहिर है इलेक्शन लड़ना और इतना एक जान जोखिम का काम है, वो कोई हमने सोचे समझे बगैर इस्तीफा नहीं दिया। और उस इस्तीफे को जाके दोबारा वापस लेना और पता नहीं इस स्पीकर के सामने पेश होना, हम ना इस स्पीकर साहब को जायज मानते हैं, ना इस असेंबली को मानते हैं अब, और ना हम इस हुकूमत को मानते हैं। हम समझते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है ये एक साजिश के नतीजे में हुआ है और हम उस सिस्टम का हिस्सा बनने से हमने इनकार किया। आज जो आपकी हुकूमत है वो तो है, जो अपोजिशन है वो जनाब राजा रियाज साहब अपोजिशन है, जो बेसिकली तहरीक इंसाफ के अपने आप को कहते हैं, टिकट उन्हें नून का लेना है, वो मिलके इलेक्शन कमिश्नर लगा रहे हैं, वो मिलके नैब के चेयरमैन लगा रहे हैं। तो सोचे ना, इस पार्लियामान में जाके हमने अपनी मजीद बेइज्जती करनी है। तो बड़ा वाजे है, कोई इस्तीफा दे ना दे इंडिविजुअली मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी आदमी, इस वक्त एक हवा का रुख है, लोग सारे इमरान खान की बातों में और उनकी बयानिए में उनके साथ जुड़ रहे हैं। हमारे वो लोग जो हल्के में हमसे नाराज थे, उनको कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुए थे, उनसे कोई राब्ते नहीं थे, वो सारे वापस आ गए। उन्होंने कहा जी आपकी खातर नहीं, इमरान खान की खातर, इस मुल्क की खातर, हकीकी आज़ादी की खातर हम आपके साथ हैं। तो डॉक्टर साहब आपको अंदाजा शायद आप नहीं कर पा रहे जो इस वक्त पाकिस्तान में लोगों का तजब्जुब है, और वो जो बातें हमारे बारे में की जाती थी, हम पता नहीं हमें क्या क्या इल्जाम लगाए जाते थे। तो मैं मुफ्ती साहब से पूछूंगा कि अब जो इस हुकूमत ने फैसला किया है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात ठीक करने का, और एक वफ्द भी गया है, तो अब इनका इस्लाम और इनकी बाकी चीजें ये अपनी बारी पे जवाब दें कि हुकूमत मिलने से आपको तो इमरान खान साहब पता नहीं गलत लग रहे थे, महंगाई भी लग रही थी, हुकूमत को गैर इस्लामी भी लग रही थी, तो अब आपको 4 वजारतें मिली हैं तो सब कुछ ठीक लग रहा है। तो बहरहाल हमें ये सारा कुछ गलत लग रहा है डॉक्टर साहब, और हम इसके खिलाफ सड़कों पे हैं और कोई वापस जाने की बात नहीं है। कासिम सूरी साहब ने इस्तीफा हमारा कबूल कर लिया था। अगर राजा परवेज साहब चाहते हैं कि उनकी तरफ हम सामने पेश हों तो हम उस पार्लियामान से आ गए। अब वापस तभी जाएंगे कि वो इलेक्शन का ऐलान करें और शेड्यूल दें, असेंबली में डिसॉल्व करने का शेड्यूल दें। हम जाके अगर कानून साजी में कोई मदद करनी है तो उस वक्त हमारी पार्टी ये फैसला कर सकती है कि हम वापस जाएं। ठीक है। वैसे कासिम सूरी ने जो इस्तीफा कबूल किया है उसके बाद कोई जवाज नहीं पैदा होता है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या रूल ऑफ बिजनेस आइन से ऊपर नहीं है, और आइन में एक दफा जो स्पीकर इस्तीफा मंजूर कर लेता है तो मेरा ख्याल है राजा परवेज अशरफ साहब जो ये स्पेसिफिक कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं ज़रा पूछता हूँ मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब से। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह, बड़े ख़तरनाक सवाल है मेरा, जवाब ज़रा अच्छा आएगा। वो ये है कि सर 40 अरकान तो जा रहे हैं, 83 अरकान का कुछ नहीं पता। कल मुझे कमर दिलशाद साहब कह रहे थे कि बेशतर अरकान इनमें से मुझे असम्बली में मिले जो स्पीकर के पास जा रहे थे और कह रहे थे कि हमारा इस्तीफ़ा
जो है वो गलत है और हम असम्बली में बैठना चाहते हैं। वल्लाह आलम ये कमर दिलशाद साहब की स्टेटमेंट थी। 40 अरकान चलें ले लेते हैं, वो डी-सीट हो गए, उसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हो गया। पीटीआई कह रही है कि जनाब इस इम्पोर्टेड असम्बली में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, गोया आप जीत गए, 2/3 मेजॉरिटी हो गया, आपने पार्लियामेंट में जो भी कानून साजी करना है करेंगे, लेकिन एक बड़ा काम करने जा रहे हैं जो मेरी इत्तला है कि इम्पीचमेंट होगी सदर की, और सदर की इम्पीचमेंट के बाद जो 27 वोट आपके डबल में रह जाते हैं, उसके बाद जो अगले सदर हैं वो पीडीएम के मुत्तफका तयशुदा मौलाना फजलुर रहमान है। तो मौलाना फजलुर रहमान अगर सदर बनते हैं तो फिर आइंदा इलेक्शन 2023 में उन्हीं के ज़ेरे सर होना है। क्या कहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, वो सवाल आपका वाकई ख़तरनाक है। सियासत एक बेरहम चीज़ है ना, इसमें इस चीज़ को देखना होता है कि कौन सा पत्ता कब इस्तेमाल किया जाए। मेरे ख़्याल में पीटीआई के पास ये जो इस्तीफ़े थे ये आखिरी पत्ते के तौर पर इस्तेमाल करने चाहिए थे, जो उन्होंने पहले इस्तेमाल किए। अब ये तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं। अगर इलेक्शन हो जाता है तो 2/3 अक्सरियत मिल जाती है मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, और वो जो काम अभी नहीं कर सकते वो कर लेंगे, और ये मदद फराहम की है पीटीआई ने। और अगर ये आ जाते हैं इलेक्शन में अपनी पॉपुलरिटी को देखकर, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि जब आप इलेक्शन में दोबारा आते हो असम्बली में, तो इस असम्बली ने क्या गुनाह किया था। ये उनसे गलती हो गई तकनीकी तौर पर, जैसे उसको भुगत रहे हैं या उसका फ़ायदा मियाँ शहबाज शरीफ से उठाएंगे। असल बात यह है कि आप कौन सा पत्ता किस वक्त इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए, हम इनके मुखालिफ थे, और मुखालिफ होने के बावजूद ये हमें दबाव में ला रहे थे कि आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते। तो हमें पता था कि ये जुलूस और धरने और इस तरह लॉन्ग मार्च, उसके बाद इस्तीफ़ा दिया जाता है कि जब आखिर होता है, तो हमने इस्तीफ़े नहीं दिए, और हमने एक जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए इनको हटाया है। इनको खुश होना चाहिए कि हमने कोई इस तरह की गैर जमहूरी काम नहीं किया। तो हमारे पत्ते ठीक इस्तेमाल हुए और इनके पत्ते गलत इस्तेमाल हुए। मैं एक बात और ही बता देना चाहता हूँ कि सदाकत अब्बासी साहब ने तो जाते जाते बहुत सवालात किए। अगर मैं तमाम सवालों का जवाब दूंगा तो शेख वक़ास साहब का भी वक्त ज़ाया हो जाएगा और सदाकत भाई का भी वक्त मैं ले लूँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा। अलबत्ता इसराइल के बारे में जो उन्होंने सवाल किया है, ये हमारी कौम के वो जज्बाती रग है। तो मैं सदाकत भाई के हवाले से पूरी कौम को बता देना चाहता हूँ कि हमारे लिए हुकूमत कोई चीज़ नहीं है, हमारे लिए वजारतें कोई चीज़ नहीं है। इसराइल पर जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले खड़े थे, आज भी खड़े हैं। इसराइल तस्लीम नहीं होगा, इसराइल तस्लीम नहीं होगा, इसराइल तस्लीम नहीं होगा। ये खातिर आपको जमा रखने चाहिए। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर बन जाते हैं तो ये तो कौम के लिए एक नेक शगुन है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आलिम भी हैं, जहांदीदा सियासतदान भी हैं। इस वक्त उनको नवाबजादा नसरुल्लाह खान की तरह ये ऐसा सियासतदान समझना चाहिए जो बहुत ज़्यादा ज़ीरक भी है, इल्म भी रखता है, फ़लसफ़ा भी रखता है। अगर वो सदर होंगे और सदारत की ईवान से वो देखेंगे तो वो इलेक्शन तमाम लोगों के लिए काबिल कबूल होना चाहिए, और वो पाकिस्तान के इलेक्शनों में सबसे दयानतदार इलेक्शन होगा और कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकेगा। मैं समझता हूँ कि अब पीटीआई को इसी रास्ते पे जाना चाहिए कि मौलाना साहब सदर बन जाएं, और इसी रास्ते पे जाना चाहिए कि 40 लोग आ जाएं मज़ीद, और ये कानून साजी भी हो जाए और मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा हो जाए। आखिरी तौर पर मेरी गुजारिश है कि वो सियासी इस्तेहकाम पैदा करने में हमारे साथ ताउन करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक जी। शेख वक़ास अकरम साहब, 2 सवाल लेकर आपकी तरफ आता हूँ, 4 मिनट आपके पास है। एक तो ये कि शीरी मज़ारी साहिबा ने फिर एक दफ़ा ख़त अक़वाम मुत्तहिदा को लिख दिया है पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, सूरत हाल है, इसके ऊपर पहले भी ख़त लिखा था और 1 महीने के अंदर अंदर ये दूसरा ख़त है। लोगों का ख्याल है कि
मुल्क में जब इंसाफ के अहम तरीन इदारे मौजूद हैं और इनको रिलीफ भी मिल रहा है, तो इस बुनियाद पर बैनुल-अक़वामी इदारों को ख़त लिखना ये कौमी सलामती के ख़िलाफ़ और मुल्क के अंदरूनी मामलात में दावत देना है मुदाखलत के लिए। आप एक तो इसको कैसे देखते हैं, और दूसरा ये कि लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान साहब आप अदलिया को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, तो लोगों का ये ख्याल है, कानूनी माहिरीन का, कि अदलिया का काम तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ का काम है इंतज़ामिया का। वो इंतज़ामिया से बात करें, उनको कायल करें। अदालतें सिर्फ इंसाफ करती हैं, रेमेडी देती हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ, पहले जो आपने शीरी मज़ारी साहबा वाली बात की, मैं इस पे, ये एक अजीब सी बात है कि आप अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के आगे जितने मसले मसाइल, कश्मीर से लेके और बहुत से ह्यूमन राइट्स के इशूज़ जो अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने उनका क्या कर लिया है जो अक़वाम मुत्तहिदा यहाँ पे आके कुछ करेगी। मैं ये समझता हूँ कि शीरी मज़ारी साहबा का बड़ा एहतराम है और मैं बड़ी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मगर अब वो किसी NGO की प्रेसिडेंट नहीं है या किसी थिंक टैंक को रन नहीं कर रही है। शी शुड अंडरस्टैंड दिस कि अक़वाम मुत्तहिदा की कोई हैसियत नहीं है इन मामलात में, ना वो खाम मुँह उठा के किसी इंडिविजुअल के। देखें ना, जब तक आप मेंबर पार्लियामेंट थी आपकी एक हैसियत थी, अब यू आर जस्ट अ कॉमन सिटीजन। इस तरह तो बंदे खत लिखना शुरू कर दें, कल हम मकबूजा कश्मीर से खत लिखवाते हैं, वहाँ तो वो अपनी मतलब उनकी लाशों की और उनकी जो है खून की तस्वीरें वहाँ पे जा रही हैं, उससे अक़वाम मुत्तहिदा को कुछ नहीं हुआ है। खतरनाक की होता है अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखना गलत बात है। ये खतों किताबत, अब आप मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं, मेरे ख्याल में इस प्रैक्टिस, ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनता है। ये काम तो हिंदुस्तान वाले करते हैं, ये काम तो वो कुव्वतें करती हैं जो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहती हैं। हम जब जाया करते थे अक़वाम मुत्तहिदा में इस किस्म के फोरम्स पे बैसियत मेंबर नेशनल असम्बली या मिनिस्टर्स, तो हमें इस किस्म की दरखास्तें आगे से मौसूल होती थी जिसपे फोरम्स होते थे और हुकूमत पाकिस्तान को जवाब दिया करती थी। उनकी सवाल आ जाते थे, हम जवाब दे के उनको राजी करके वहाँ से वापस आ जाते। तो ये पाकिस्तान के लिए सुर्खी का बायस बनता है। मेरे ख्याल में ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ना मुनासिब प्रैक्टिस है। ये इन्हें जो है ना इससे परहेज करना चाहिए। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का आपने सवाल किया है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं अभी कुछ देर पहले भी एक प्रोग्राम में था, मैंने वहाँ यही बात की। सुप्रीम कोर्ट से आप सालसियाँ नहीं करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को आप जलसों में कभी आप मुखातिब कर रहे हैं, कभी मरीम नवाज साहिबा मुखातिब कर रही हैं, ये दोनों चीज़ें गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो आपके आइन की तशरीह है और कानून के मुताबिक फैसले करना है। सुप्रीम कोर्ट को आप पाकिस्तान की वो इस्टेब्लिश ना समझें जिसने कभी इमरान खान साहब की पार्टी पे और कभी नवाज शरीफ साहब की पार्टी पे हाथ रखा। आप क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट से दोनों पार्टियों के बारे में मैं कह रहा हूँ, आप क्योंकि दोनों पार्टियां इस्टेब्लिशमेंट से वक्तन फवक्तन हेल्प लेती रही हैं माजी में और उससे अपने फ़ायदे भी निकालते रहे हैं, उसकी बदौलत हुकूमत में भी आते रहे। अब क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो आप एक और घर देखने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके मसले मसाइल आपके लिए हल करे। ऐसे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत में एग्जीक्यूटिव का रोल एज्यूम नहीं कर सकती है। कल कोई खेल तमाशा हो जाता है, कल कोई खून खराबा हो जाता है तो एग्जीक्यूटिव तो कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जज जाने और उनका काम जाने। आपका क्या ख्याल है, सुप्रीम कोर्ट के जज इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पे उठाने को तैयार है? तो सुप्रीम कोर्ट से कोई खास उम्मीद न रखे। सुप्रीम कोर्ट का ये रोल भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे ये एस्टैब्लिशमेंट का काम है जो पहले आप दोनों घरों पे मेहरबानियां करती रही है। ठीक है। सदाकत अली अब्बासी साहब, ये जो ख़त लिख रही हैं बार बार, जिस तरह अभी शेख वकास ने कहा, इससे मुल्क की बदनामी हो रही है, होना कुछ नहीं है। और इंसाफ के तकाजे के लिए तो मुल्क में और इदारे मौजूद हैं, एक तो ये है। लेकिन यहाँ एक लाइटर मूड में एक बात कर दूँ सर, बुरा ना मानिएगा, किसी ने कहा था तो मैं यहाँ कोट कर देता हूँ कि ये जो जितने भी इदारे होते हैं ना, ये अमेरिका के मातहत होते हैं, उनके इशारे पे चलते हैं, आप भी जानते हैं। तो एक लिहाज से इनडायरेक्टली आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि अमेरिका की ग़ुलामी नहीं चाहिए, दूसरी तरफ अमेरिका से आप मदद मांग रहे हैं कि हमारी मदद करो। तो क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? और जो अदालत से आप तहफ़्फ़ुज़ मांग रही हैं उनका काम नहीं है सर? जी, सबसे पहले तो अदालत वाली बात कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का आइन बड़ा वाज़ेह है कि हर आदमी, एक तो उसको असेंबल होने का हक है और दूसरा उसको अपना प्रोटेस्ट करने का हक है।
और हमारे दौर में 3.5 साल में हमारे बदतरीन मुखालिफ थे JUI वाले, इन्होंने आके अपना प्रोटेस्ट किया और इनको पूरी तरह मौका दिया गया कि ख़ास जगह दी गई जहाँ इन्होंने आके प्रोटेस्ट किया। और ज़ाहिर है इनका भी बड़ा एक इनके पास अंसारुल इस्लाम थी और लोगों ने कहा जी ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हुकूमत ने इनके पीसफुल प्रोटेस्ट को पूरी तरह आईनी तौर पे इनको हक दिया। इन्होंने अपना एहतजाज किया, चले गए। नून लीग वाले भी आए, बिलावल भी आए, अपना एहतजाज करके चले गए। लेकिन जो कुछ राना सनाउल्लाह ने किया, जहां कायदे अल्लामा इकबाल की बहू के घर में पुलिस वाले भेजे रात को और वो दीवार टाप के जाते हैं, जहां एक साबका वजीरे सेहत जो कैंसर सर्वाइवर है 72 साल खातून, उसको राना सनाउल्लाह के इंस्ट्रक्शन पे अगर गाड़ी से खींच के बाहर लाया जाता है और उसकी गाड़ी को जो इनके मशहूर गुल्लू भट्ट हैं, प्राइवेट लोग हैं, पुलिस की निगरानी में अगर उनको डंडे पर बरसाते हैं और गाड़ियां तोड़ते हैं, और आप देखते हैं कि वकला पे और दीगर लोगों पे पुलिस जो है वो प्राइवेट बंदों के जरिए उनको मरवाती है। रियासत और आवाम के दरमियान एक ट्रस्ट का इतना बड़ा एक डेफिसिट हो जाता है कि लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको उठा के दरिया रावी में फेंक दिया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट का रोल बनता है कि वो हुकूमत की जो वो ओवर स्टेप कर रही है अपनी पावर, उसको रोके और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक शहरियों का जो हक है उनको इंश्योर करे। और सुप्रीम कोर्ट का ये बुनियादी जिम्मेदारी है आइन की तशरीह करना। लिहाजा हम समझते हैं कि जो कुछ हुआ, जो राना सनाउल्लाह ने किया, उनको सजा मिलनी चाहिए। वो वैसे भी आबद शेर अली कहते हैं कि उन्होंने 18 कत्ल किए हैं, हमें पता है उन्होंने 14 लोगों को गोलियां मारी हुई हैं, मॉडल टाउन में शहीद किया हुआ है। और अब वो धमकी लगाते हैं एक बदमाश की तरह, एक गली के बदमाश की तरह वो धमकी लगाते हैं कि जो निकलेगा मैं उसको निकला नहीं दूंगा। तो ये इस तरह रियासतें नहीं चलती होती। मुल्क का निज़ाम है और निज़ाम आपको और मुझे और बाकी मेरे भाइयों को आइन ने जोड़ा हुआ है, और अगर आइन की खुला मुखला खिलाफ वर्जी होगी तो उसके लिए अदालतों को इसमें मुदाखलत करनी पड़ेगी। वरना खुदा न खास्ता हम कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे पास कोई ऐसी मिलिटेंट फोर्स तो है नहीं कि हम जाके पुलिस से लड़ेंगे। हम राना सनाउल्लाह की जो बदमाशी है उसका बदमाशी से मुकाबला तो कर नहीं सकते। ना हम नून लीग के हमने गुल्लू भट्ट तैयार किए हुए, इसके लिए जरूरी है। बाकी रही बात पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो कुछ उन्होंने किया है उसको हर फोरम पे, आज दुनिया ग्लोबल विलेज है, आज आपकी बातें और मेरी बातें इस वक्त पूरी दुनिया में लोग बैठे सुन रहे हैं। तो जो कुछ हुआ है उससे पाकिस्तान के इदारों की, पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान के मुआशरे की और पाकिस्तान की जमहूरियत की हद तक हुई है। तो ये चीज जो है इसको हर फोरम पे उठाना बनता है। वरना अब राना सनाउल्लाह अगर आप फिर कहते हैं कि आपको मैं घर से नहीं निकलने दूंगा, तो हर जी शऊर आदमी को इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। आखिरी बात, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, ये पाकिस्तान की तारीख में आपकी और JUI की ये एक मुबारक हुकूमत है, जिसके दौर में पाकिस्तानियों का एक वफ्द इसराइल गया। तो आपको चलो मुबारक हो, इसराइल को माने ना माने आपने वहां वफ्द भेजा है, और अब ना आपके इस्लाम को कोई खतरा हुआ है और ना आपकी वो जो मुहब्बल वतनी है उस पर खतरा हुआ है। सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि अब आपके पास 4 वजारतें हैं, पहले नहीं थी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इसका जवाब दें, क्यों आपके दौर में एक वफ्द और एक पाकिस्तान टेलीविजन का मुलाजिम किस तरह इसराइल गया है, और आपके ईमान सर मैं मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब जो भी दवायत दे, मेरा काम है तस्हीह करना। अभी मैं 2 आदमियों की स्टेटमेंट सुन रहा था, एक अहमद कुरैशी साहब जो गए थे और दूसरा अनीला जो अमेरिकन पाकिस्तानी थी लेकिन अब अमेरिकन नेशनल है। उनका ये कहना है कि हमारे वफ्द की इजाज़त, इस वफ्द को इजाज़त इमरान खान ने दी है। उनका स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। अहमद कुरैशी साहब ने तो मेरे प्रोग्राम में कहा था। और दूसरा एक मशल यहूदी है जो पाकिस्तानी है, जिसके खाने में वो कहते हैं खान साहब ने यहूदी लिखवाया और उनको भेजा है। मेरा काम सिर्फ तस्हीह है, मैं इस पे कोई अपनी राय नहीं दे रहा। जो मैंने सुना है मैं कमेंट करना चाहूंगा। इसराइल के कर दे जल्दी से साहब ने ना एक जुमला बोलने दे। इसराइल के सदर साहब ने मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब की हुकूमत के जो वफ्द का बाकायदा जिक्र किया है। बाकी कोई एक आदमी बात करता है तो उसकी हैसियत कोई नहीं है, लेकिन इस दौर में वो गए और उन्होंने पब्लिकली इस बात को एडमिट किया। और मैं क्या मुफ्ती साहब को मुबारक दे दें कि आपकी हुकूमत
मुफ्ती साहब जवाब दीजिए, मुफ्ती साहब ये भी जवाब दीजिए, और ये खत वाला भी जवाब दीजिए जो अक़वाम मुत्तहिदा वाला है, और ये जो अदालत को रुजू कर रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए जल्दी। देखें ना, वो खुद अहमद कुरैशी कह रहा है कि हमें इमरान खान ने भेजा है। ऐसा होता है ना कि जब वफ़द होता है तो उसकी फ़ौरन रवानगी नहीं होती, उनके बहुत सारे काम होते हैं, कागजात ठीक करना, वीज़े वगैरह, उस पर टाइम लग जाता है। इजाज़त दी इमरान खान ने, जब वो गए तो उन्होंने तो खुल कर के दिया कि हमें इमरान खान, अब ये अपना गन हम पे क्यों डाल रहे हैं? हमारा तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इंशाअल्लाह हम इसराइल को। फिर आपने एक आदमी के उस कार्ड में मज़हब का खाना यहूदी लिख कर भेजा है, और देखो आपके MNA ने वहाँ खड़े होकर एक खातून ने ये कहा कि क्यों तस्लीम नहीं किया जा सकता इसको, इसराइल को। ये तो आपके, उसके ख़िलाफ़ ने क्या कार्रवाई की? असल में आप आए थे इस एजेंडे पर इसराइल को तस्लीम कराने के लिए, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की तरह मजबूत क़यादत मौजूद थी तो आप कर नहीं सके। तो ये आपका बचा कुचा है जो आप हम पे डाल रहे हैं, तो हम पे न डालें। रह गए आपने शीरीन मज़ारी साहबा ने ख़त लिखा है, तो मैं आपको और भी याद दिलाऊँ दानिश साहब, मुझे नहीं मालूम कि आप क्यों आपके ज़हन में नहीं है। हमारे ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चार्जशीट पेश की है अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में इमरान खान ने, और आगरा में जाकर हिंदुस्तान में कहा कि दरअंदाजी हम कर रहे हैं, ईरान में जाकर कहा वहाँ वादा माफ गवाह बनकर कि ये सब हम कर रहे हैं, और उस तमाम तकरीर का जो उन्होंने 56 मिनट की, उसका माना ये कि इससे पहले जो लोग थे वो आप पे ये दरअंदाजी करते थे, और आप मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। तो आप जब खुद आपका वज़ीर आज़म वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, और तो फिर क्यों आप ये उम्मीद नहीं रखते कि शीरीन मज़ारी साहब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं होगी? इनको तो ये साबित करना होगा कि हम पाकिस्तान के मुखलिस हैं, हम पाकिस्तानी हैं। ये जो बड़े बड़े ब्लंडर किए, तो इसे तो नहीं लग रहा। जो काम शीरीन मज़ारी साहब ने किया ये हिंदुस्तान को करना चाहिए था, हिंदुस्तान ने नहीं किया, तो उन्होंने उनका मकसद पूरा किया। जहाँ मेरे मुल्क के नाम में बदनामी आती है, जहाँ मेरे मुल्क के वक़ार में कमी आती है, जहाँ मेरे मुल्क में बताया जाता है कि यह इंसाफ नहीं है, देखो कोई इदारा तो आपको माफ़ करना होगा, जो अगर वो इदारा भी माफ़ नहीं होगा अदलिया का, तो मुल्क टूट जाएगा खुदा न खास्ता, खाकम बदहम। इन्होंने किस किस को गाली नहीं दी, और अब सुप्रीम कोर्ट को वो उन्होंने उस निशाने पर रखा हुआ है। इन पर इंक्वायरी बिठाई जाए कि ये लोग किन मकासद के लिए ये काम करते हैं। ये तमाम गलतियों पर इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना मेरा सवाल बाकी रहेगा। लेकिन आप, उन्होंने तो आपको इजाज़त दी थी। डॉक्टर साहब एक बात और ही बताओ, वो तो कह रहे हैं कि हमने नहीं, हाँ दोनों में फ़र्क है ना। हमारा लॉन्ग मार्च था, किसी के इशारे पर थोड़ी ही आया था, हम अपने फैसला करते हैं ना। ये इन्होंने एक लॉन्ग मार्च 126 दिन का किया, अब क्यों नहीं कर सके? ये कैसा लॉन्ग मार्च था कि खुद वज़ीर इमरान खान को कहना पड़ा कि ये सिर्फ KPK के लोगों का मार्च है, और पंजाब का न पंजाब आया न KPK आया। ये जो चंद लोग आप कहते हैं, मैं तो मौलाना फजल रहमान मैं भी जमा कर सकता हूँ। बहुत बड़ी शख्सियत है। जी हाँ, आपका लॉन्ग मार्च का नाकाम हो गया, 6 दिन दिए थे वो भी नाकाम हो गए। औरतों के बाल खींचे आपने मौलाना चीफ जस्टिस से कि हम लॉन्ग मार्च करें या ना करें। ये किस तरह की आपकी सियासत है कि आप अपनी सियासत कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की भी चुप रहे हैं? याद रखिए, अगर आप सख्ती बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप लॉन्ग मार्च करो, और अगर आप सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अपने घर में बैठो। ये लॉन्ग मार्च करना कोई आसान काम नहीं है। वो जो पिछला लॉन्ग मार्च था वो लाडलो वाला लॉन्ग मार्च था, वो बर्गर फैमिली वाला मार्च था, और आपको किसी ने इशारा किया होगा कि आप आए, आप महफूज होंगे। अब राना सनाउल्लाह बैठा हुआ है, वो आपको इस तरह नहीं छोड़ेगा। गैस खाया उन लोगों ने, अगर आप कर सकते हो तो आ जाए। कह रहे हैं कि वो डंडे खाए हैं, आंसू गैस खाया है, रुकावटें दूर की हैं। आप कह रहे हैं काम फिर चले गए ना आम लोगों का। मैं यही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मुझे चले गए ना, तब तो गए हैं कि डंडा खाए ना। ये डंडे खाने के काबिल नहीं है, ये सब बर्दाश्त कर सकते। आप जेल भर सकते हो, तो किया है ना उन्होंने। आप बर्गर, आप उनको बर्गर कह रहे हैं, कर सकते हो, वो डंडे खाए उन्होंने, आंसू गैस पेश किया उन्होंने न। तो फिर कहाँ है उनका लॉन्ग मार्च? किधर है आप बताएं? जो आदमी लॉन्ग मार्च का ऐलान करे कि मैं 6 दिन बाद आऊंगा, वो आज चले वो इनिशियली वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी, मेहरबानी। अब हम तैयारी। मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।